नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है रायपुर में नक्सली आफत। खुलासे के बाद लगातार शहर में बढ़ रही है आफत। इस बात पे कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब खात्मे के मुहाने पर खड़ा है। नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, कुछ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और कुछ नक्सली अंडरग्राउंड भी हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो अंडरग्राउंड हुए कहाँ हैं? क्या वो पाताल में समा गए हैं या फिर आसमान में गुम हो गए हैं? कहीं वो हमारे आसपास ही तो नहीं है? रायपुर में नक्सली दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं नक्सली बीहड़ों को छोड़कर शहरों में तो नहीं छुपे बैठे हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर इस मुद्दे पर गरमाई राजनीति को भी महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायपुर के डीडी नगर इलाके में इलाज का बहाना बनाकर छिपे बैठे नक्सली दंपत्ति को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी जग्गू कुरसम पत्नी कमला कुरसम के साथ पथरी का इलाज कराने बीजापुर से आकर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती हुआ। लंबे समय से डेरा जमाए बैठे दंपत्ति को एजेंसी ने पकड़ लिया, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भवन में भी नक्सली छिपे होंगे तो कॉलर पकड़कर निकाल लेंगे। तो कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार का संकल्प दोहराया। किसके माथे पे लिखा है नक्सलाइट है? ये धमक है, ये अमित शाह जी का धमक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का धमक है। लोग डर रहे हैं कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमको मार न दें, कहीं हमको गिरफ्तार न कर दें। इसी के डर से इधर उधर भाग रहे हैं। कांग्रेस भवन में होंगे तो बताओ, हम जाएंगे, हमारी पुलिस पकड़ेगी और विष्णुदेव साय की सरकार है, जहां भी रहेगी कॉलर पकड़ के खींच के लाके जेल में डालेगी। इतने सालों में आज तक जितना न्यूट्रलाइज नहीं हुआ वो इस शासन में 19 महीने में हुआ है और बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और नक्सली कहीं भी छुप जाए, हमारा जो बटालियन है उनको ढूंढ कर पकड़ेगा और मार्च 2026 तक निश्चित ही नक्सली पूरा भारत देश से समाप्त हो चुके। अब बड़ा सवाल यही है कि राजधानी में मंत्री और अफसर रहते हैं तो नक्सली यहाँ इलाज तक ही सीमित थे या किसी और बड़ी तैयारी में जुटे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर करार देते हुए बीजेपी पर नक्सलियों को इनडायरेक्ट मदद करने का आरोप भी मढ़ दिया। राजधानी मुख्यालय जैसे अगर इस तरह के यहाँ रह रहे तो इससे बड़ा गंभीर बात क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है। प्रदेश इससे पहले 15 साल की सरकार में भी कई बार ऐसे आए कि नक्सली तो राजधानी तक पहुँच गए, विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। ये पहली बार थोड़ी है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब ये स्थितियाँ निर्मित हुई है। फिलहाल एसआईए नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की जांच में जुटी है, लेकिन राजधानी से हुई इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों की पहुंच जंगलों से निकलकर शहरों की सड़क तक है। इस खुलासे ने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ा दी है, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। दामिनी बंजारे के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। ये तो सही है कि नक्सली हम जैसे ही हैं, न तो उनकी कोई अलग पहचान है, न ही चेहरे पर नक्सली होने की कोई पट्टी लगी है। ऐसे में अगर नक्सली हमारे आमने सामने रह भी रहे हों तो हम में से कितने लोगों को पता चल पाएगा। लेकिन एक बात जो बेहद गंभीर है कि जंगल की खाक छानने वाले नक्सली अगर शहर में भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो जरूर है जो उनकी मदद कर रहे हैं। आखिर वो है कौन? वर्षों से नक्सलियों के शहरी नेटवर्क की बात होती है, लेकिन इक्का दुक्का मौकों पर अगर हम बात करें तो ही पता चल पाया है आखिरकार शहरी नेटवर्क के मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग हैं। दूसरी बात, अगर राजधानी रायपुर से नक्सली दंपत्ति पकड़े गए तो फिर ये राजधानी की सुरक्षा में भी सेंध है, वो भी तब जब सूबे के तमाम शीर्ष नेता मंत्री राजधानी में मौजूद है। क्या यह नक्सलियों की कुछ नई रणनीति है? रायपुर में नक्सली दंपत्ति का मिलना एक सहयोग है या फिर एक साजिश का हिस्सा? क्या राजधानी में नक्सलियों की मौजूदगी के बाद प्रदेश के वीआईपी शहरों में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होंगी? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या राजधानी रायपुर में नक्सलियों का घुसना पुलिस और प्रशासन की नाकामी है? दूसरा सवाल, बीजेपी नक्सलियों को मदद कर रही है, कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है? तीसरा सवाल, जंगल से निकलकर शहरों तक पहुंचे नक्सली क्या अब
शहर भी सुरक्षित नहीं है? 3 सवाल है, मेहमानों से मिलूंगा। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सृजन सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सुंदरानी साहब के पास। सुंदरानी साहब, नक्सली राजधानी में घुस गए सुंदरानी साहब, और एजेंसियों को कानों कान तक खबर नहीं है। ऐसी घटना को लेकर सरकार कितना गंभीर से मान रही है? क्या आगे की क्या कार्रवाई होगी इस पे? सुंदरानी साहब। देखिए आदरणीय आदित्य जी, निश्चित रूप से नक्सलियों की कमर टूट गई है। 90% नक्सली या तो गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं या जेलों में बंद है, और कहीं न कहीं ये हताशा, निराशा और भय जो है वो बस्तर छोड़ के अन्य अन्य स्थानों पे नक्सली जा रहे हैं, छुप रहे हैं। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि ये नक्सली हैं। अगर रायपुर में भी आए, अगर हमारी एजेंसियां फेल होती तो गिरफ्तार कैसे होते? यही प्रमाण है कि हमारी एजेंसियां बहुत सक्रिय है, उनको पता है कि कौन कहाँ है, और निश्चित रूप से उनकी गर्दन तक पुलिस पहुंच रही है। तो यह कार्रवाई भी हुई है, तो कहीं न कहीं सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दिखती है। सुरेंद्र जी, राजधानी से नक्सली दंपत्ति का पकड़ा जाना कितना बड़ा खतरा मानते हैं, वो भी तब जब प्रदेश के कई नेता नक्सलियों की हिट लिस्ट में? वर्मा साहब। बेहद गंभीर विषय है आदित्य जी। ये न केवल राजनीतिज्ञों बल्कि आम जनता की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। इस तरह से जो इंटेलिजेंस फेलवर इसको कहा जा सकता है, प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। जहाँ तक कानून व्यवस्था के मामले में, चाहे इस तरह के इनपुट की जानकारी समय पर जुटाने के संदर्भ में, ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। हमने पहले भी देखा कि ये तो नक्सल की बात है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोग आके दिन दहाड़े शहर के बीच में गोली चला के चल देते हैं। मुद्रा पोर्ट से नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ के गली गली में हो रहा है, और इस तरह की गतिविधियां जंगल से निकल के नक्सली शहरों में और राजधानी जैसे संवेदनशील जगह में आ जाए, तो ये शहर के लिए, शहर के नागरिकों के लिए और पूरी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे और कितने हैं, उनकी शिनाख्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार हम देख रहे हैं कि एक तरफ से तो जंगल से खदेड़े जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही है, तो जहाँ पर उनका इफेक्ट उतना नहीं था, जो मंडला बालाघाट से लगा हुआ एरिया है, कवर्धा कान्हा का एरिया है, वहाँ पर भी नक्सल मूवमेंट देखे गए हैं। विगत दिनों हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में उनकी आमद थी। गरियाबंद, बिंद्रानवगढ़ में मारे भी गए नक्सली वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है आदित्य जी कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है, और ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। नक्सलवाद के लिए, हिंसा के लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह की लापरवाहियां लगातार करते आई है। और कांग्रेस का जो आरोप है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एनआईए ने 4 आदिवासियों को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था लगभग 1.25 साल पहले। 13 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता लेके इस सरकार से पूछा था कि पेखन गांगड़ा, जो भाजपा के पूर्व मंत्री के सगे भाई हैं, और लव कुमार रायडू, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, तेंदुपत्ता ठेकेदार से उनके खातों में आए पैसे 90 लाख रुपया। जिस ठेकेदार से टेरर फंडिंग के आरोप पे 4 निरीह आदिवासियों को जेल में डाला गया था, भाजपा के नेताओं के खाते में जो टेरर फंडिंग का पैसा आया, एनआईए आज तक एक नोटिस तक नहीं भेजी। तो ये जितनी एजेंसी है, तो सबसे जो है इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एनआईए भूल गए आपने, एक बीजेपी की सांसद की गाड़ी से भी कुछ याद होगा आपको? कुछ ये तो एयरपोर्ट के समय पास में पकड़ा गया था। धर्मेंद्र चोपड़ा भाजपा के तत्कालीन सांसद की गाड़ी से पकड़े गए थे। जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, ये तमाम भाजपाई है जिनके नक्सली कनेक्शन निकले हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और क्या इस देश में 2 कानून है, 2 संविधान है? जांच एजेंसियों को जब कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है तो पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, चाहे वो जिस पार्टी के हो, समान रूप से कार्रवाई करना चाहिए। चाहे एनआईए हो, आईबी हो, एलआईबी हो, सीआईडी हो, जितनी भी तरह की एजेंसियां हैं, उस पर इस सरकार में जो दुर्भावनापूर्वक जो संरक्षण दिया जा रहा है, जो नक्सल के जो वसूलीबाज है, नक्सल के नाम पे वसूली करने वाले, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी का एक परिणाम है कि ऐसे जो लोग हैं वो छुप के बैठ रहे हैं। निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण होगा, तब तो ये ऐसे आके राजधानी में बेफिक्र होकर रह रहे हैं। फर्जी आईडी कार्ड भी बन जा रहा है, वरना फर्जी आधार कार्ड को पहचानना, तो आधार तो बायोमेट्रिक्स लिंक है, ओटीपी से वो वेरीफाई होता है। तो ऐसे जो है प्रशासन में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना संभव नहीं आदि। ठीक है। होता साहब,
जितने साल से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जितनी उम्र होगी उससे ज्यादा समय आपने बस्तर के नक्सल इलाकों में बिताया है। आप ही बताइए कैसे संभव है कि जंगल में रहने वाले नक्सली इतनी आसानी से राजधानी पहुंच जाते हैं, भले वो इलाज के लिए आए किसी और वजह से आए, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो उन्हें रायपुर में असिस्ट करता होगा, मदद करता होगा, पता बताता होगा, कोई तो होगा ना। होता साहब देखिए, आज कुछ बातें पुरानी भी बात कर ले। बिल्कुल। माओवादी कमांडर जो टॉप कमांडर थे गणपति, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। हेलीकॉप्टर कहाँ से आया उनके पास? अगर वो एक जगह से दूसरा जगह जाने की रिपोर्ट आई तो कहाँ से आया? यहीं पे एक पोलिट ब्यूरो का मेंबर अपने यूनिवर्सिटी के पीछे वो रहते थे 2.5 साल से, यहीं से गिरफ्तार हुए। जब गिरफ्तार हुए और हेबियस कॉर्पस लगा, माओवादियों ने ही लगाया, उनके समर्थकों ने ही लगाया। अचानक जैसे लगा तो हमारे पुलिस ने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने कह दी नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं किया, वो आंध्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम स्टैंड नहीं ले पाए, उसके जांच हुआ, उसके बाद उसको बीजापुर पुलिस को हैंडओवर हुआ, दंतेवाड़ा पुलिस को। दंतेवाड़ा पुलिस उनको पूछी, बहुत सारे उसको हुआ और बाद में उसको रायपुर जेल पे रखा गया। वो व्यक्ति हजारीबाग जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था, ये कहा गया। इतना बड़ा आदमी यही रहता था। सवाल उठता है, क्या वाकई माओवादी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, जो बड़े कमांडर हैं वो सब बहुत पढ़े लिखे हैं। कोबार्ड गांधी ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। ये कहा जाता है किसी माओइस्ट का जो सबसे बड़े कमांडर थे वो वारंगल NIT से पास्ड आउट है। इसका मतलब है बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। वो दिल्ली से फ्लाइट में आते हैं, यहीं से वो जाते हैं बस्तर। जाते कैसे हैं? यहीं आते होंगे अपने पैंट शर्ट पहन के, वो तो लंगोट पहन के तो कभी नहीं आते होंगे। जिसको जानना है, नहीं जानना है, देखिए सब चीज जानते हैं किसकी कहां है। रही बात ये ट्रीटमेंट की, बस्तर में निश्चित रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस की दबदबा बढ़ गई। मैं एक स्ट्रेटेजिकली बोल रहा हूं, अभी से एक बात कह रहा हूं, इस पर हम बाद में जरूर डिबेट कर सकते हैं 6 महीने बाद। जब कश्मीर का इलेक्शन हुआ, हमारे फोर्स यहां से चली गई। जो प्रेशर बिल्ड होना था वो फीका हो गया। अब यहां पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इसी बीच में बिहार इलेक्शन है। क्या फोर्स फिर बिहार जाएगी? और अगर फोर्स बिहार जाएगी तो ये जो मुहिम, जो प्रेशर चल रहा है माओवादियों पे या उस इलाके को, उसका क्या होगा? और ये पानी की तरह होता है, आप एक जगह से रोकेंगे दूसरी जगह जाएंगे। मेरी जानकारी में लगभग इनके पास 50,000 वेपन है, हर किस्म का वेपन है। और हम इसी छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान निर्मित हमने हैंड ग्रेनेड भी रिकवरी कर चुके हैं नांदगांव में। तो इसका मतलब है कि उनका नेटवर्क है और इसको उन लोगों ने कॉरिडोर के रूप में पहले इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं। तो इसीलिए अगर ये चौंकाने वाली चीज तो मेरे लिए नहीं लगता, लेकिन हाँ, जब सरकार कहती है कि माओवादी खत्म हो जाएंगे, ऐसे में रायपुर में लोग पकड़े गए, इसका मतलब होता है वो जंगल छोड़ के शहरों में आके रह गए और आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। अब ये चुनौती है सबके लिए, उनको कैसे पहचान करें और पकड़े। सुनहरी साहब, रायपुर में तो नक्सली दंपति पकड़ लिए गए, लेकिन क्या दुर्ग में हैं, हो सकते हैं बिलासपुर में भी हो सकते हैं, हो सकता है अन्य जिलों में भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आम लोगों के लिए खतरा नहीं, बल्कि सूबे के VIP लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अलर्ट है। सुंदरानी साहब, अन्य जिलों को लेकर कोई प्लान है आपकी सुरक्षा एजेंसी के पास? जिलों में एक्शन दिखेगा? निश्चित रूप से आदित्य जी, हमारा इंटेलिजेंस बिल्कुल मजबूती के साथ काम कर रहा है और जहाँ जहाँ भी ये होंगे, जहाँ भी इनके जाने की संभावना होगी, चाहे वो शहरों की बात हो या बस्तर में अभी कुछ हो, इनको कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। जब इतनी बड़ी सफलता आज हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, नामी ग्रामी सारे नक्सली 1-1 करोड़ रुपए के इनाम जिनके ऊपर थे, वे या तो मारे जा चुके हैं या पकड़े गए हैं और निश्चित रूप से और पकड़े जाएंगे। और मार्च, आपने कहा ना कि बिहार के इलेक्शन के कारण या कश्मीर के इलेक्शन के कारण जो दबाव था वो दबाव कहीं कम ना हो जाए। बिहार चुनाव को लेकर कहीं पे भी दबाव कम नहीं होगा, क्योंकि मार्च 2026 तक हर हालत में नक्सलवाद का सफाया करना तय किया सरकार ने और हम उस दिशा में 90% सफलता प्राप्त कर चुके हैं। घोषणा हो जाएगा ऐसे कह रहे हैं और नवंबर में शायद इलेक्शन, नवंबर-दिसंबर में इलेक्शन हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा इलेक्शन। जो फोर्स मूवमेंट अगर हो गया, फोर्स विड्रॉ हो गया बस्तर से, बिल्कुल बस्तर को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। बस्तर से हम फोर्स को विड्रॉ नहीं करेंगे और जहां तक सवाल है नक्सलवाद के समाप्ति के लिए हर स्तर पे प्रयास हो रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज अगर वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो भाग के आ रहे हैं, अपने आप की जान बचाना चाह रहे हैं, इसलिए वो शहरों की तरफ भागे हैं। तो निश्चित रूप से लेकिन उनका इंटेंशन जानना पड़ेगा ना सुंदर जी साहब। भागे हैं तो हो सकता है यहाँ कोई बड़ी वारदात करने के लिए, आपको याद होगा हम सब यहाँ पर बैठे, सिमी के आतंकवादी यहीं से गिरफ्तार हुए थे। वो एक जो भनपुरी में चिकन का ठेला लगाता था, एक पंचर की दुकान में काम करता था, होता साहब याद शायद भूल गए सुंदरी साहब। उसके अलावा भी याद कराऊंगा सुंदरी साहब, इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था। जैसी आपकी सरकार बनी, बलौदा बाजार की घटना हुई, इंटेलिजेंस चीफ को कोई अता पता नहीं था, इतनी बड़ी घटना हुई, मतलब ये मान के चलिए इस सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलियर है। बाहर के अधिकारी आते हैं 10 साल बाद, क्या रायपुर वैसे ही का वैसी है, छत्तीसगढ़ वैसे ही का वैसी है, आज भी वही पुरानी चीजें, किसी से कोई संपर्क नहीं। इंटेलिजेंस का फेलियर लगातार सामने आ रहा है सुंदरनी, बहुत गंभीर विषय है। देखिए, 2 नक्सलियों का शहर में पकड़ा जाना कहीं न कहीं इंटेलिजेंस की सफलता का भी तो पक्ष मान सकते हैं अपन, क्योंकि उन्हीं ने तो पता लगाया होगा कि नक्सली रायपुर में रह रहे हैं, अन्यथा किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है कि ये नक्सली हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे इनके ऊपर कार्रवाई हुई होगी, और लगातार इंटेलिजेंस काम कर रहा है, और नक्सली ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। बस्तर में अब कोई उनके पास ठिकाना नहीं बचा अपने आप को सुरक्षा। कह रहे हैं कि बस्तर में अभी आप बेफिक्र होकर मोटरसाइकिल घूम सकते हैं। तो साहब मैं कई बार घूम सकते हैं, हंसी भी आती है कि हिडमा का हम लोग चैनल में एक फोटो चलाते हैं, आप भी देखते होंगे। वो फोटो शायद वो मुश्किल से बमुश्किल 18-19 साल का रहा होगा। क्या वो हिडमा आज भी वैसी दिखता है? क्या गणपति आज भी वैसी दिखता था? जो अभी गुड़सा और सेंडी मारा गया, क्या वो जो फोटो पुलिस के पास थी है, जो हमारे पास है, क्या वो आज भी मतलब इंटेलिजेंस तो कमजोर है, शुरू से कमजोर है। केवल सुंदरानी जी की गलती नहीं है, कांग्रेस सरकार में भी 50-50 साल पुरानी फोटो रखे, और क्या वो इंसान 50 साल बाद वैसा दिखेगा? उस आधार पर आप खोज रहे हैं, कहां से मिलेगा आपको? सुरेंद्र जी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने दीपक बैज के बंगले में रेकी करने का गंभीर आरोप लगाया था। आपके नेता तो सुरक्षा को लेकर कई बयान देते हैं, लेकिन आप लोग अपने नेता की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं, वो भी तब जब राजधानी रायपुर में नक्सलियों की मौजूदगी के प्रमाण साफ मिल गए? जी आदित्य जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। नक्सलवाद की भेंट जो है हमारे नेताओं ने शहादत देकर चुकाई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जितने बड़े हमले हुए हैं, नक्सल हमले, सब भाजपा के शासनकाल में हुए, चाहे वो कलेक्टर का अपहरण हो, चाहे एसपी चौबे जी की शहादत हो, ताड़मेटला हो, चाहे झीरम का मामला हो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी संवेदनशील होकर काम करना चाहिए। केवल सुरक्षा बल के जवानों को पर प्रेशर बनाने के लिए डेडलाइन देके आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आपने बलौदा का मामला उठाया, जिस तरह से कवर्धा में हुआ, लोहारीडी की घटना के बाद में जो आग भड़की, जो बलरामपुर में, जो सूरजपुर में, जो कांकेर में जो देखने को मिला, तो ये फर्जी मुठभेड़ के जितने आरोप लगे, चाहे पीडिया में 11 लोगों को मार दिया गया, क्या हुआ? अगर किसी भी मामले में आरोप लगते हैं तो बिना जांच के ये क्लीन चिट दे दें, बीजापुर में, कोयली बेड़ा में, कांकेर में। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देखिए बेहद गंभीर विषय है, इस तरह से चूक नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस सरकार में नई भर्तियां नहीं हो रही है। जो डीआरजी में जो स्थानीय स्तर पर जो वहां के लोग हैं, उनकी जानकारी जुटाने में स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय फोर्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे नए बटालियन बनाए गए, महिलाओं को जोड़ा गया, वो सारी चीजें बंद हो गई। ये जिस तरह से दावे करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जी मैं बीच में कुछ बिल्कुल प्लीज जी। रायपुर शहर में आप कैसे भूल जाते हैं 90 विधायकों के घरों में जाके माओवादियों ने वो दस्तावेज दिए और पावती लिए। उस वक्त जो एसएसपी था अशोक जुनेजा, बाद में वो पता नहीं उसी व्यक्ति को डीजीपी बना दिया गया, इंटेलिजेंस का हेड बनाया गया, डीजीपी बनाया गया, और अब पुनर्वास फिर होगा, एक्सटेंशन भी दिया गया था। हाँ, वो सारे चीज हुआ, फिर जा रहा है, उसको किसी ना किसी विभाग का मुखिया बनाया जाएगा। सवाल है, हम कहीं किसी पे कोई चीज सीखना नहीं चाहते। जो आदमी जिसके टाइम पे मुख्यमंत्री निवास पे ये कहा गया कि वो डॉक्यूमेंट हैंडओवर हुआ माओवादियों का सलवा जोड़ों को लेकर, उनका जो प्रतिवाद था, उस पर अशोक जुनेजा के ऊपर क्या कार्रवाई किए? दोनों सरकार बैठे हैं और दोनों सरकार ने कुछ नहीं किए। ठीक है, वो तो सब आप रायपुर में रहते हैं, और आप बता दीजिए, अगर आपको जाकर सुकमा में इलाज कराना है तो क्या बिना लोकल मदद के आप सुकमा में जाकर इलाज करवा पाएंगे? यहाँ नक्सली आते हैं, अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, फिर यहाँ रहने भी लगते हैं। कुछ अटपटा नहीं लग रहा? क्या महज संयोग कहा सकता है? आपको भी साजिश का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होता साहब? देखिए, जो बीच में आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे थे, कोई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, कोई लोग यहाँ पे, कोई अब याद करिए, महासमुंद में जंगलों में 150 वर्दी जला दिया गया। इसका मतलब सबको पता था वो वर्दी कौन रखा था और किसके बाद वो जलाया गया।
उसी तरह बिलासपुर में वर्दी और शूज का ऑर्डर था, वो टेलर वाला को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो ऑर्डर दिया था कोई तो होगा, पता ही नहीं चल पाया। तीसरी बात, रायपुर में ऐसा कौन व्यक्ति थे जो इस सारे चीज का कंड्यूट थे? कौन लोग थे जो मिडलमैन की तरह काम करते थे? या सरगुजा में प्रधानमंत्री सड़क योजना पे जब माओवादियों ने डिमांड रखी, कौन लोग थे? पान दुकान में बैठा वो व्यक्ति कौन था जो पैसा का इधर से उधर पहुंचाता था? देखिए, सबको सब पता है, हम कार्रवाई करना चाहे तब। दूसरी बात, आजकल एक नया ट्रेंड है, आप देखिए, कोसा और गुड़सा ओसाइटी को ठोक दिए, दिल्ली से कंफर्मेशन आता है, लोकल यहां पे से कंफर्मेशन क्यों नहीं आता कि भाई सेंट्रल कमेटी के 2 मेंबर को हमने ठोक दिए, गरियाबंद में मार दिए, उड़ीसा के जो चीफ था माओइस्ट का उसको मारे, वो भी दिल्ली से खबर आता है। क्या खबर को रोका जा रहा है? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस में? क्या इस तरह की कोऑर्डिनेशन की कमी है, या ये मीडिया की नई स्ट्रेटेजी है? भाई, जब भी कोई छोटी मोटी घटना होगी तो आप उस पर बोलना, और कोई बड़ी घटना हो जाए, बड़े माओवादी मारा जाए, तो हम दिल्ली से बात करेंगे। ये ऐसा क्यों है? जी सोनाली साहब, क्या आपका इंटेलिजेंस फेल है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, दीपक बैस साहब कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई भी तो है ना, किसी राजनीतिक दल में क्या खिचड़ी पक रही है वो आपके इंटेलिजेंस को पता हो जाता है, डीएसबी है, तमाम चीजें हैं आपके पास, लेकिन मरीज बनकर नक्सली राजधानी में दाखिल हो रहे हैं, बस इतनी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, दीपक बैस जी तो बोलेंगे इंटेलिजेंस फेल है। दीपक बैस जी को काम क्या है? दीपक बैस जी तो हर चीज में बुराई को खोजते हैं, चाहे तो वो अगर वास्तविक में राजनीतिक ईमानदारी से करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ थपथपाना चाहिए कि आज 1.5 साल पौने 2 साल में नक्सलियों का सफाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। इतने नामी ग्रामी नक्सली या तो गिरफ्तार हुए या मारे गए, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर हुए, 500-600 नक्सली करीब सरेंडर हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं 500-600 से अधिक, और उतने ही लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, और आज भी इसी हफ्ते 71 नक्सलियों ने समर्पण किया है। तो कहीं न कहीं सरकार की सफलता पे भी तो दीपक बैस जी को कुछ बोलना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे, उनको तो बुराई नजर आएगी। हकीकत में इंटेलिजेंस फेल होता तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। आज नक्सलियों के सारे ठिकाने खत्म हो चुके हैं, बस्तर शीघ्र ही नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। सुरेंद्र जी, भाजपा बोल रही कि कांग्रेस भवन में नक्सली अगर छुपे होंगे तो उसे भी निकाल लेंगे। क्या कांग्रेस भवन में नक्सली छुप सकते हैं? क्या पुरंदर मिश्रा के इस बयान का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी। जो जयचंद होते हैं ना आदित्य जी, वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए, वो दली चाटुकारिता में वो कहावत है ना, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो यही बात पुरंदर मिश्रा जी के साथ में है। वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। कैबिनेट में तो कुछ मिल नहीं पाया, राजनीतिक चरित्रहीनता की ये पराकाष्ठा है जो लगातार ये बयानबाजी करके पुरंदर मिश्रा जी कर रहे हैं। मूल बात जो है, इस सरकार में समन्वय का अभाव है आदित्य जी। जिस प्रकार से आपने देखा कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में जो ऑपरेशन चल रहा था, मुख्यमंत्री के दावे को गृहमंत्री नकारते हैं, तो मुख्यमंत्री में गृहमंत्री में यूनिफाइड कमांड के तो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी। पिछले 21 महीने में कितनी बैठकें ली? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृहमंत्री में, मुख्यमंत्री में और इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। गणपति और रमन्ना जो है, जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए विज्ञापन इश्तेहार छपे थे। जब भाजपा की सरकार आई तो चालान में उनका नाम हट जाता है। जिस तरह से देखिए, नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नक्सली के नाम पर आदिवासियों के सीने में गोली चला रहे हैं। हाल ही में मध्याह्न भोजन का रसोइया जो स्कूल में खाना बनाने का काम करता था, बच्चों को परोसता था खाना, को गोली मार के नक्सली बता दिए। इसके खाते में इस सरकार ने हर महीने वेतन का पैसा डाला था। रामली ओयाम सहित 8 बच्चों को गोली मारी गई, वो नाबालिग बच्चे नक्सली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर के संसाधन अपने मित्रों को लुटाने के लिए आदिवासियों को नक्सली बता के होता साहब, आखिरी सवाल, नक्सलियों के मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस का बयान आया, उससे तो ये लग रहा है दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति से बाज नहीं आएंगी। अभी भी कर रही है, आगे भी करेंगे। क्या सुरक्षा में चूक नहीं माना जाएगा? क्या नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर सरकार आपको गंभीर दिख रही है? जी देखिए, सत्ता पे बारी बारी में दोनों पार्टी रहे, कोई ज्यादा रहा कोई कम रहा, सबको पता है ये कितनी गंभीर है। देश के पूर्वतन प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, देश का सबसे अगर कोई चीज, सबसे दिक्कत, कोई भयंकर ग्रेव सिचुएशन अगर कोई है, ग्रेव थ्रेट कोई है, वो है माओवाद।
और हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों कह चुके हैं कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर लेंगे, यानी कि दोनों पार्टियां ये बात मान चुके हैं। ये बहुत सीरियस चीज है, लेकिन सवाल उठता है ग्राउंड लेवल पे अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर दिक्कतें हैं। जैसे कोई एनकाउंटर होता है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये फेक एनकाउंटर है, तो इसमें अब बीजेपी आए या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो, बातें तत्काल आ जानी चाहिए और वो खंडन हो जाना चाहिए, वो बेहतर रहता। वो संभव वो नहीं हो पा रहा है। तो देखिए बहुत साफ है, इंटेलिजेंस का फेलियर तो है निश्चित तौर पर। पिछली सरकार में हमने देखा था, एक अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। घटना के पहले और घटना में जो चीज़ें होनी है उसको पहले से वो तत्काल एसपी से बात करते थे, तमाम चीज़ें करते थे। लेकिन हाँ, अभी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेलियर तो नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को यहीं पर खत्म करूंगा। सवाल अब सिर्फ जंगल का नहीं है, खतरा अब राजधानी की दहलीज पर है। सुरक्षा के दावों की पोल खुल रही है और सियासत बस आरोपों में उलझ रही है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों पर लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।